तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर की ब्रह्मास्त्र सीरीज। देखिए, आज का वीडियो लेक्चर आपको कम से कम 10 से 15 नंबर जो कि है वो देकर जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम आपका लेसन फर्स्ट जो आपका है, ठीक, पहला लेसन आपका पूरी तरह से कंप्लीट करा देंगे और साथ ही जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको भी साथ में क्लियर करते चलेंगे। ठीक, और उसके बाद कितने हम 100 MCQ टाइप क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, कितने 100 MCQ टाइप क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे और आपका फर्स्ट लेसन जो कि आज वो पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए, वीडियो भले ही लंबी हो लेकिन आपको आज के वीडियो लेक्चर में कम से कम 10 से 15 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर से देखें। ठीक है, आज के जो आपके देखिए आपका ट्रांसमिशन सब्जेक्ट है, इसमें आपके टोटल 5 लेसन है। ठीक, टोटल आपके 5 लेसन है। पहला लेसन आपका है ट्रांसमिशन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है आपका सबस्टेशन, चौथा है आपका पावर फैक्टर और पांचवा आपका लेसन है रेवेन्यू एंड एनर्जी लॉस। तो टोटल 5 आपके लेसन है। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो आप सिलेबस में देख सकते हैं। ठीक, और आज आपके वीडियो लेक्चर में पहला लेसन कंप्लीट कराएगा और टोटल 3 वीडियो लेक्चर में आपके ट्रांसमिशन जो कि है TDP पूरी तरह से कंप्लीट करा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। अगर वीडियो को आपने अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करा हो तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे वीडियो को। देखिए, आपका जो फर्स्ट लेसन है ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक, आपका फर्स्ट लेसन कौन सा है? ट्रांसमिशन सिस्टम। और आज हम सबसे पहले फर्स्ट लेसन में पहला टॉपिक ही पढ़ेंगे सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम, देखिए इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं आपका जो सिंगल लाइन डायग्राम होता है, तो आपको उसको देख ले अच्छे से पहले। इसमें आपके 4 सेक्शन होते हैं। ठीक, यह है आपका सिंगल लाइन डायग्राम। और देखिए, आपकी जो आपकी ट्रांसमिशन की लास्ट क्लास होगी ब्रह्मास्त्र सीरीज की, उसी के साथ हम आपकी पूरी PDF दे देंगे। ठीक है, नोट्स भी होंगे उसी में और आपके उसी में सारे MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान जो कि है वो ना हो। देखिए, आपका सिंगल लाइन डायग्राम में आपके 4 सेक्शन होते हैं। ठीक, 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन को हम कहते हैं, इतने भाग को हम कहते हैं क्या? प्राइमरी ट्रांसमिशन सबस्टेशन। दूसरा आपका भाग है सेकेंडरी ट्रांसमिशन सबस्टेशन। तीसरे सेक्शन को हम कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन और चौथे सेक्शन को हम कहते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। ठीक है, प्राइमरी ट्रांसमिशन सबस्टेशन पहला भाग, दूसरा आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन सबस्टेशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन और आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। तो आपके 4 प्रकार के सेक्शन होते हैं इसके अंतर्गत। ठीक, आपके सिंगल लाइन डायग्राम में। और देखिए, आप लोगों को बता दें, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, कितने पर दी जाती है? आपकी बनाई जाती शुरुआत कहाँ से होती है? 11 kV से होती है। कितने? 11 kV से होती है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपकी जो बिजली की स्टार्टिंग पॉइंट आपका कितना होता है? 11 kV होता है। ठीक, आपकी जनरेट कितने पे होती है? 11 kV पर होती है। अब आपको एक चीज़ और बता दें, आपका जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जिसमें भी आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होगा, तो देखिए उसमें ऊपर की कॉइल छोटी और नीचे की कॉइल बड़ी होगी। ऊपर की कॉइल छोटी और नीचे की कॉइल बड़ी होगी। देखिए, आप देख सकते हैं ऊपर वाली कॉइल जो कि छोटी है, नीचे वाली कॉइल इससे बड़ी है। ठीक, तो आपका ये क्या कहलाएगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इतने भाग को हम कहेंगे क्या? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या कहेंगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर आपका जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक, ऊपर वाली कॉइल बड़ी होती है और नीचे वाली कॉइल छोटी होती है। ठीक है, ये है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और ये है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और आपके सिंगल लाइन डायग्राम में सबसे ऊपर लगा होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर और बाकी के 3 लगे होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सबसे ऊपर आपका लगा होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और बाकी के आपके 3 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं। ठीक है, देखिए इतनी सरल भाषा में आपको कोचिंग में भी नहीं समझाएगा, कहीं भी आपको इतनी सरल भाषा में जो कि है वो नहीं समझाया जाता है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सपोर्ट करें। देखिए, अब आपका क्या होता है, सबसे पहले अगर आपको लिखना हो और अगर आपको याद करना हो तो देखिए हम यहाँ से याद करेंगे, शुरुआत यहाँ से करेंगे। आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन सबस्टेशन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से 11 kV को 132 kV में कन्वर्ट किया जाता है। सब कुछ आपका डायग्राम में ही लिखा है। ठीक है, प्राइमरी ट्रांसमिशन सबस्टेशन में हम 11 kV को 132 kV में कन्वर्ट करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से। ठीक है, फिर जो हमारा 132 kV आया है उसको हम ट्रांसमिट करते हैं किसमें? सेकेंडरी ट्रांसमिशन सबस्टेशन में। आपको ये जो लाइन है इसको हम कहेंगे ट्रांसमिट। ट्रांसमिट मतलब आगे की ओर भेजना। 132 को हम यहाँ पर भेजते हैं और दूसरे जब आपका दूसरे सेक्शन में 132 आता है तो सेकेंडरी ठीक, सेकेंडरी ट्रांसमिशन सबस्टेशन में, सेकेंडरी ट्रांसमिशन सबस्टेशन में, आप स्पेलिंग सही कर ले इसकी,
सेकेंडरी ट्रांसमिशन सबस्टेशन SECODARY SECODARY, ठीक। सेकेंडरी ट्रांसमिशन सबस्टेशन में 132 को 33 kV में कन्वर्ट करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से, ठीक है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में तीसरे सेक्शन में हम 33 kV को कन्वर्ट करते हैं 11 kV में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में क्या करते हैं हम आपकी 11 kV को कन्वर्ट करते हैं 415 वोल्ट, ठीक, 415 वोल्ट में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से। इसके बाद आपकी जो कि इलेक्ट्रिसिटी है वो कंज्यूमर तक आती है, उपभोक्ताओं तक मतलब आप और हम तक आती है, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए एक बार और हम आपका रिवीजन करा देते हैं कि सिंगल लाइन डायग्राम में हम क्या करते हैं। सबसे पहले सेक्शन में हम करते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन सबस्टेशन में हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से 11 kV को 132 kV में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंडरी ट्रांसमिशन सबस्टेशन में 132 को 33 kV में कन्वर्ट करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में 33 kV को कन्वर्ट करते हैं 11 kV में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से। इसके बाद आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में 11 kV को हम 415 kV में कन्वर्ट करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से, और इसके बाद हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर तक आती है। इसके बाद हम इसी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। और देखिए आपके जो प्राइमरी संचरण लाइन होती है आपकी, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे क्या, प्राइमरी, आपका प्राथमिक संचरण लाइन जो आपकी होती है इसको हम इंग्लिश में कहेंगे क्या, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। इसमें आपकी 132 kV, 200 kV, 400 kV और 800 kV की धारा जो कि है प्रवाहित होती है, ठीक है। द्वितीयक संचरण लाइन आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन, इसमें आपकी 66 kV और 33 kV, ठीक। प्राथमिक वितरण लाइन आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, इसमें आपकी 11 kV और 6.6 kV, 3.3 kV और आपका 1.1 kV जो कि धारा प्रवाहित होती है। द्वितीयक वितरण लाइन आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में 440 वोल्ट और 220 वोल्ट जो कि धारा प्रवाहित होती है। अब आप एक यहाँ पर नोट लिखेंगे कि 440 वोल्ट आपका होता है लाइन वोल्टेज और 220 वोल्ट आपका होता है फेज वोल्टेज, ठीक है। आप इसको जो कि है आपके देखिए ये चीज़ें आपकी आगे तक काम में आएगी, ठीक। जेई के एग्जाम वगैरह में भी जो कि है इसी का जो बेस है एक तरह से, तो इस चीज़ों को तो आप जो कि है ज़रूर से पढ़ते हुए चलें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखिए साइक्रोनस जनरेटर क्या होता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपका जो साइक्रोनस जनरेटर होता है ये आपका यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह एक प्रकार का एसी जनरेटर होता है, ठीक है। सभी जनरेटिंग स्टेशन में साइक्रोनस जनरेटर का उपयोग किया जाता है। इसकी विशेषता यह होती है कि इसे हम स्थिर गति पर चला सकते हैं, मतलब कि एक आपकी जो स्थिर गति होती है उस पर हम इसको चला सकते हैं। अब आपकी इन सभी के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि प्राइमरी ट्रांसमिशन सबस्टेशन प्राथमिक संचरण सबस्टेशन, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, इसमें उत्पन्न की गई वैद्युत ऊर्जा को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से लगाकर 132 kV, 220 kV, 400 kV और आपका 665 kV में बदलते हैं। इसके बाद ऊर्जा को ट्रांसमिट करते हैं, जो कि हमने आपको चित्र में पढ़ाया है। इस डायग्राम में हमने आपको जो चीज़ें पढ़ाई हैं वही सब चीज़ें हमने जो कि यहाँ पर लिखकर आपको बताई हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो, वो चीज़ और ये चीज़ एक ही है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन सबस्टेशन क्या होता है, इसमें 132 kV के पावर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर 66 kV और 33 kV में बदलते हैं, ठीक। तीसरे नंबर का आपका पॉइंट है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन क्या होता है, इसमें 33 kV उत्पन्न की गई ऊर्जा को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से 11 kV में चेंज करते हैं। इसके बाद पावर को आगे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चौथे नंबर का आपका पॉइंट क्या है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में इसमें 11 kV की वैद्युत ऊर्जा को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से 400 वोल्ट में बदलते हैं। इसके बाद पावर को उपयोग में लाया जाता है, उदाहरण के लिए घरों के पास लगे ट्रांसफार्मर, ठीक है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन आपके क्या करता है, घरों के पास लगे ट्रांसफार्मर तक आपकी जो वैद्युत ऊर्जा को पहुँचाता है। तो देखिए आप लोगों को ये चीज़ इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आपके जो MCQ टाइप क्वेश्चन है ये पहली बार आपका पेपर हो रहा है, तो कहाँ से क्या पूछ ले इसका कोई ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगाया गया है, ठीक। लेकिन आपको जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन बताए गए हैं उन्हीं में से आपका जो कि है पेपर आ जाएगा। बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो। टोटल आपकी ट्रांसमिशन की कितनी 6 वीडियो लेक्चर अपलोड है। MCQ टाइप क्वेश्चन आपके 6 वीडियो लेक्चर आप पढ़ चुके हैं, जिसमें आपके टोटल 300 MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं। अब 300 में से आपके 25 तो जो कि है वो आराम से आ ही जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद देख लीजिए कुछ पॉइंट पढ़ लीजिए आपके सेक्शन ऑफ वोल्टेज फॉर HT एंड LT लाइन, ठीक। HT एंड LT लाइन देखिए आपका HT और LT क्या होता है आप लोग बता दें, हाई टेंशन और लो टेंशन, ठीक है। AC पावर को HT तथा LT के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, लेकिन ट्रांसमिशन कॉस्ट को ध्यान में रखना पड़ता है। जब हम जानते हैं कि
हाई वोल्टेज पर पावर को ट्रांसमिट करना, ठीक। अगर हम पावर को हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करते हैं तो क्या होगा, कम खर्च होता है, इकोनॉमिकल क्या होता, कम खर्च होता है, ठीक। देख लीजिए, इसके बाद हम ये पॉइंट पढ़ लेते हैं कि सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज फॉर HT एंड LT लाइन, ठीक। AC पावर को HT तथा LT के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, लेकिन ट्रांसमिशन कॉस्ट को ध्यान में रखना पड़ता है। हम जानते हैं कि हाई वोल्टेज पर पावर को ट्रांसमिट करना इकोनॉमिकल, कम खर्च होता है। मतलब अगर आप हाई वोल्टेज पर पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो आपका कम खर्च आता है। क्या, अगर आप हाई वोल्टेज पर पावर को ट्रांसमिट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो उसमें आपका कम खर्च आता है। लेकिन हाई वोल्टेज की वजह से ट्रांसमिशन लाइन की इंसुलेशन और स्विच गियर कॉस्ट को और दूसरे उपकरण की कीमत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए वोल्टेज को सिलेक्ट करने के लिए ट्रांसमिशन की लाइन की डिस्टेंस पर आधारित होते हैं। अब देखिए, हम पढ़ेंगे कि आपकी कितने किलोमीटर की डिस्टेंस होगी और आप कितने केवी की जो कि है इसमें धारा प्रवाहित होगी। देखिए, अगर आपका ये लिखा है आपका ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन आपका लिखा हुआ है, ट्रांसमिशन लाइन डिस्टेंस किलोमीटर में, ठीक, और वोल्टेज आपका मतलब यहाँ पर बताया कि ट्रांसमिशन लाइन का डिस्टेंस कितना होगा, कितने किलोमीटर के लिए, और उस पर कितने किलो आपके वोल्टेज कितना आपका केवी में होगा। तो अगर आपका ट्रांसमिशन लाइन का डिस्टेंस 0 से 20 किलोमीटर है तो आपका उसमें 11 केवी की धारा वोल्टेज प्रवाहित होगा। अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन का डिस्टेंस 20 से 60 किलोमीटर है तो उसमें क्या 33 केवी की आपकी धारा प्रवाहित होगी। 60 से अगर 120 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है तो 66 केवी की, 120 से 240 आपका डिस्टेंस है किलोमीटर में तो 132 केवी, अगर 240 से 480 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है तो 240 केवी, और अगर आपका 480 से 800 किलोमीटर डिस्टेंस है तो आपका 440 केवी की उसमें जो कि है वो धारा प्रवाहित होगी। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर से याद करें, आपसे इसमें से जो कि है वो एक ज़रूर से पूछा जाएगा, ठीक है। चौथे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, ठीक, चौथा नंबर का आपका पॉइंट है कि किसी ट्रांसमिशन लाइन को 3 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसको हम 3 कंपोनेंट द्वारा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट द्वारा जो कि है वो प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जो क्रमशः रेजिस्टेंस, ठीक, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस तथा कैपेसिटेंस होते हैं। आपके कितने होते हैं, जो 3 होते हैं आपके, कौन कौन से, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस तथा कैपेसिटेंस। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि लाइन रेजिस्टेंस जो आपका होता है इसका सिंबल होता है R और इसकी यूनिट होती है ओम प्रति किलोमीटर। लाइन इंडक्टेंस का आपका सिंबल होता है L और आपकी इसकी यूनिट होती है हेनरी प्रति किलोमीटर। लाइन कैपेसिटेंस का आपका सिंबल होता है R और इसकी यूनिट होती है फैराडे प्रति किलोमीटर। तो ये चीज़ें आपको जो कि ज़रूर से याद करनी है, एकदम आपका जो बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है कि ट्रांसमिशन लाइन का प्रतिरोध का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन ट्रांसमिशन लाइन। किसी भी प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन में प्रतिरोध ओम प्रति किलोमीटर में होता है, सभी लोगों को पता है ये चीज़, ठीक है। प्रतिरोध का कारण ट्रांसमिशन लाइन में निम्न प्रभाव होता है, ठीक। प्रतिरोध के कारण आपकी ट्रांसमिशन लाइन में निम्न प्रभाव होते हैं। क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं आपके, देखिए, सबसे पहला आपका आता है कि प्रतिरोध बढ़ने के कारण, प्रतिरोध का महत्व, ठीक, प्रतिरोध के कारण लाइन की प्रतिबाधा बढ़ जाती है। प्रतिरोध बढ़ने के कारण वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ जाती है। प्रतिरोध बढ़ने के कारण वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है और प्रतिरोध बढ़ने के कारण आपका पावर फैक्टर बढ़ जाता है। और प्रतिरोध बढ़ने के कारण आपका ट्रांसमिशन लाइन में किसी प्रकार का एनर्जी कन्वर्सन नहीं होता है। प्रतिरोध बढ़ने के कारण I² लॉस बढ़ जाते हैं और प्रतिरोध बढ़ने के कारण ट्रांसमिशन की क्या एफिशिएंसी घट जाती है, ठीक। अब आप इसको एक लाइन में याद करेंगे, ठीक। देखिए, सीधा सा आप याद करें कि प्रतिरोध बढ़ने के कारण आपकी लाइन की प्रतिबाधा, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज ड्रॉप, पावर फैक्टर और आपका जो I² लॉस है जो कि है वो बढ़ जाते हैं, ठीक। क्या याद करना है, प्रतिरोध बढ़ने के कारण I² लॉस, पावर फैक्टर, वोल्टेज ड्रॉप और आपका वोल्टेज रेगुलेशन और आपका लाइन की प्रतिबाधा, ये सभी आपकी 1 2 3 4 5 ये 5 चीज़ें हैं जो कि है वो ये बढ़ जाती हैं जब आपका प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। अब हमने एक लाइन में जो कि ये 5 पॉइंट कवर कर लिए हैं। प्रतिरोध बढ़ने के कारण लाइन की प्रतिबाधा, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज रेगुलेशन, पावर फैक्टर और I² लॉस बढ़ जाते हैं। अब घटता क्या है, देखिए, आपकी प्रतिरोध बढ़ने के कारण ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी घट जाती है। ट्रांसमिशन की क्या आपकी एफिशिएंसी घट जाती है, दिखा देते हैं हम आपको। देखिए,
ट्रांसमिशन की इफिशियंसी जो कि है वो घट जाती है। अब आपकी बारी आती है दूसरे नंबर की कि ट्रांसमिशन लाइन का प्रेरकत्व, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टेंस का महत्व। ट्रांसमिशन लाइन का प्रेरकत्व, इंडक्टेंस का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडक्टेंस ऑन ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस या हेनरी प्रति किलोमीटर में होता है। सभी लोगों को पता है कि इंडक्टेंस को हम हेनरी प्रति किलोमीटर में लिखते हैं, जो लाइन को निम्न प्रकार से प्रभावित करता है। अब इसका भी हम देखते हैं। देखिए, इंडक्टेंस बढ़ने के कारण ट्रांसमिशन लाइन का पावर फैक्टर घट जाता है। इंडक्टेंस के कारण ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टिव रिएक्टेंस उत्पन्न होता है। इंडक्टेंस के प्रभाव के कारण पावर फैक्टर लैगिंग हो जाता है। इंडक्टेंस के कारण ट्रांसमिशन लाइन सेंडिंग एंड ग्राही सिरा, जिसको हम कहते हैं, की अपेक्षा रिसीविंग एंड पर वोल्टेज घट जाता है। ठीक है, 5वें नंबर का आपका इसमें पॉइंट आता है क्या, इंडक्टेंस के कारण ट्रांसमिशन की इफिशियंसी घट जाती है। ट्रांसमिशन की इफिशियंसी क्या होती है, घट जाती है। इंडक्टेंस के कारण ट्रांसमिशन लाइन में इलेक्ट्रिकल लॉस कम हो जाते हैं। इंडक्टेंस के कारण आपकी ट्रांसमिशन लाइन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल लॉस जो कि है वो कम हो जाते हैं। तीसरे नंबर का आपका पॉइंट आता है कि ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटेंस का महत्व। ठीक, सिग्निफिकेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑन ट्रांसमिशन लाइन। सबसे पहला आपका इसमें पॉइंट आता है क्या, कैपेसिटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्या, धारिता। कैपेसिटेंस, धारिता के कारण ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाता है। ठीक, कैपेसिटेंस के कारण ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाता है। इसके कारण ट्रांसमिशन लाइन का पावर फैक्टर लीडिंग, LEADING, पावर फैक्टर लीडिंग जो कि है वो हो जाता है। कैपेसिटेंस के कारण रिसीविंग एंड पर वोल्टेज सेंडिंग एंड से ज़्यादा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। ठीक, जब भी आपका कैपेसिटेंस के कारण रिसीविंग एंड पर वोल्टेज सेंडिंग एंड से ज़्यादा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। चौथे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि चौथे नंबर का आपका पॉइंट है, कैपेसिटेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप आपका क्या होता है, घट जाता है। कैपेसिटेंस के कारण वोल्टेज रेगुलेशन घट जाता है। कैपेसिटेंस के कारण आपकी ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक, तो ये हमारे कुछ सरल से पॉइंट थे। 3 नंबर आपको ये तीनों जो कि है याद करना है, ट्रांसमिशन लाइन का, कैपेसिटेंस का, इंडक्टेंस का और आपका क्या, प्रेरकत्व का। इन तीनों के आपको जो कि है वो याद जरूर से करना है। इसके बाद देखिए आपका आता है डिफरेंस, अंतर निकालने के लिए कि एसी पावर ट्रांसमिशन और डीसी पावर ट्रांसमिशन में क्या क्या जो कि है वो अंतर होते हैं। एक क्वेश्चन आपका इससे जरूर से बनेगा। ठीक है, देखिए, दूरी बढ़ने के साथ साथ इसकी कीमत बढ़ जाती है। किसकी बढ़ जाती है, ट्रांसमिशन पावर, एसी पावर ट्रांसमिशन की। आप लोग भी साथ में पढ़ते जाया करें। ठीक है, आप लोगों को केवल वीडियो देखना ही नहीं है, साथ में जैसे ही हम आपको बताते जाते हैं ऐसे ही आपको सुनते भी जाना है और पढ़ते भी जाना है। ठीक है, एसी पावर ट्रांसमिशन, इसकी दूरी बढ़ने के साथ साथ इसकी कीमत बढ़ जाती है। ठीक, बढ़ जाती है और इसमें कॉस्ट दूरी पर निर्भर नहीं करती है, मतलब आपकी जो दूरी होती है उस पर आपकी कॉस्ट निर्भर नहीं करती है। ठीक है, यह बारी बारी से चालू होता है। इसका प्रयोग डायरेक्ट करंट ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ठीक, तीसरा आपका पॉइंट है इसमें क्या, इसमें कंडक्टर की संख्या 3 होती है और इसमें कंडक्टर की संख्या 2 होती है। ये आपका क्या है, एसी पावर ट्रांसमिशन और डीसी पावर ट्रांसमिशन। एसी पावर ट्रांसमिशन में कंडक्टर की संख्या 3 होती है और डीसी पावर ट्रांसमिशन में कंडक्टर की संख्या कितनी, 2 होती है। एसी में आपका वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है, डीसी में आपका वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। एसी में इंसुलेटर की ज़रूरत ज़्यादा होती है और डीसी में इंसुलेटर की ज़रूरत कम होती है। एसी में आपका कोरोना लॉस होता है और डीसी में आपका नहीं होता है। इसमें आपका यह महंगा होता है और यह आपका सस्ता होता है। ठीक है, इसमें मरम्मत या मेंटेनेंस आसानी से हो जाता है और इसमें मेंटेनेंस कठिन होता है। ठीक है, इसमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता आती है और इसमें ट्रांसफार्मर की आपकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, इसमें लाइन रेगुलेशन का मान कम हो जाता है और इसमें आपका लाइन रेगुलेशन का मान बढ़ जाता है। इसमें स्किन इफेक्ट होता है, इसमें स्किन इफेक्ट नहीं होता है। देखिए, बहुत सरल एकदम जो कि है वो आसान जो कि है आपके लिए डिफरेंस हम लोगों ने लिखा है। ठीक, तो आप लोग इसको ज़रूर से याद करें और इन सभी के नोट्स आपको 16 तारीख को या 15 तारीख को टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाएंगे। लेकिन आप लोग वीडियो से एक बार ज़रूर से पढ़ें। आप लोग अगर वीडियो से पढ़ते हैं तो उससे आपका ही लाभ है, आप लोगों को जो कि है वो ये अच्छे से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है,
इसके बाद हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसमिशन लाइन। देखिए आप लोगों की वीडियो भले ही लंबी हो लेकिन आपको सारे टॉपिक क्लियर कराए आएंगे, और अगर इस चीज़ की हम आपको गारंटी दे सकते हैं, अगर आप सारी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ देख लेते हैं तो आप आसानी से पास हो सकते हैं पेपर में। ठीक है, आप लोगों को कोई और क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको क्वेश्चन बैंक बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन बैंक जो कि है वो जरूर से उनके एक बार MCQ टाइप क्वेश्चन देख लें। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है? यह माध्यम द्वारा जनरेटिंग स्टेशन पर उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने तथा उपकेंद्र से औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल पावर या विद्युत ऊर्जा को प्रदान कराता है। ठीक, आपका ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है? ट्रांसमिशन लाइन वो होता है आपकी जनरेटिंग स्टेशन, जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिकल पावर, आपकी विद्युत या बिजली बन रही है, उस स्थान से लेकर आपके कंज्यूमर के स्थान तक, या इलेक्ट्रिकल पावर या विद्युत आपके औद्योगिक क्षेत्र तक, आपकी जिस माध्यम से हम जनरेटिंग स्टेशन से औद्योगिक क्षेत्र तक बिजली को लाते हैं, उसी को हम कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, अर्थात ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक काम जनरेटिंग स्टेशन को सब स्टेशन के साथ जोड़ना होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक, यहाँ पर हम समझेंगे कि लाइन की दृष्टि से ट्रांसमिशन लाइन को 3 भागों में बांटा गया है: शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अब आपके ये नाम क्यों रखे गए हैं? आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन छोटी रहती है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट से थोड़ी बड़ी रहती है, और आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है इन दोनों में बड़ी रहती है सबसे, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो इस तरह से इनके नाम रखे गए हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं डिफरेंस, उसके बाद हम पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ कितनी होती है? लंबाई 80 किलोमीटर, मीडियम की 80 से 160 किलोमीटर। ठीक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ठीक, इसकी लेंथ होती है 80, इसकी आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की आपकी लेंथ होती है 160 किलोमीटर। ठीक, और आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उसकी लेंथ होती है 160 किलोमीटर। ऑपरेटिंग वोल्टेज इस पे होता है 20 kV, इसमें 20 से 100 kV और इसमें 100 kV। इसमें आपकी देखिए कांस्टेंट आपके कौन कौन से होते हैं? R और L। इसमें होते हैं RLC और इसमें होते हैं RLC। इसमें भी इन दोनों में आपके जो कि है वो सेम होते हैं। इसके बाद हम आपको इससे डिटेल से पढ़ा देते हैं इनके बारे में। देखिए, जो आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है, अगर हम लेंथ की बात करें, इन लाइनों की लंबाई 80 किलोमीटर तक होती है। वोल्टेज, इन लाइनों की प्रचालन गुणता, ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना? 20 kV तक होता है। इसके बाद हम कांस्टेंट परिकलन करते समय इन लाइनों में केवल 2 कांस्टेंट R और L पर विचार किया जाता है, और R और L आपके इसमें होते हैं। ठीक है, केवल कैपेसिटेंस क्या है? कम लंबाई तथा निम्न वोल्टता के कारण इनमें धारिता प्रभाव नगण्य होता है। संकेंद्रीय प्रचालन क्या है? कुल प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व ट्रांसमिशन लाइन की संपूर्ण लाइन पर एक समान वितरित होता है, परंतु परिकलन करते समय उन्हें संकेंद्र मान लेते हैं। ठीक है, जनरेटर का प्रभाव। ठीक, जनरेटर का प्रभाव क्या है? परिकलन करते समय जनरेटर की साइक्रोनस इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन की प्रतिबाधा की श्रेणी में जोड़कर आपकी जनरेटर के प्रभाव को क्या करते हैं? व्यक्त किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। देखिए, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होता है, लेंथ हम सबसे पहले पढ़ते हैं। इन लाइनों की लंबाई 80 से 160 किलोमीटर होती है। ठीक, वोल्टेज क्या है? इन लाइनों की प्रचालन वोल्टता या ऑपरेटिंग वोल्टेज 20 से 100 kVA के बीच में होता है। आपका कांस्टेंट क्या है? परिकलन करते समय इनमें 3 कांस्टेंट होते हैं। कौन सी? R, L और C। ठीक, कैपेसिटेंस इफेक्ट क्या है? उपर्युक्त लंबाई व वोल्टेज के कारण इनमें धारिता प्रभाव को नगण्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन देख लेते हैं। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन क्या है? इसकी लेंथ इन लाइनों की लंबाई 160 किलोमीटर से अधिक होती है। वोल्टेज क्या है? इन लाइनों की परिचालन वोल्टता 100 kV तक से 100 kV से अधिक होती है। और आपका क्या है? कांस्टेंट, इन लाइनों में 3 कांस्टेंट RLC पर विचार किया जाता है। ठीक है, धारिता प्रभाव भी हम पढ़ लेते हैं। चलिए, उच्च लंबाई तथा उपयुक्त वोल्टता के कारण इसमें धारिता प्रभाव को नगण्य नहीं किया जा सकता है। इसके बाद देखिए, हम पढ़ते हैं कोरोना के बारे में, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कोरोना क्या होता है? कोरोना इफेक्ट सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में जब हम ज़्यादा वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं तब हमारे कंडक्टर वायर के आसपास वोल्वेट रंग की लाइट उत्पन्न हो जाती है। उस लाइट के बनने को कोरोना इफेक्ट कहते हैं। अब आपको हम समझा देते हैं कोरोना इफेक्ट होता क्या है। देखिए, जब आपके हाई वोल्टेज को, ठीक, अधिक पावर को आपके एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ट्रांसमिशन लाइन की सहायता से पहुंचाते हैं, तो इस लाइन की क्या वोल्वेट कलर की जो कि है हल्की सी लाइट हमको दिखती है, इस कलर की, वोल्वेट कलर की। ठीक, अब आप लोग ठीक बिल्कुल
इसी तरह की आपकी जो कि वो लाइट इसमें दिखती है ट्रांसमिशन लाइन में आपकी, ठीक, इसी को हम कहते हैं कोरोना इफेक्ट। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है वोल्वेट कलर की लाइट उत्पन्न होती है, उस लाइट के बनने को हम कोरोना इफेक्ट कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि कोरोना इफेक्ट में आपकी जो लाइट बनती है वो किस रंग की होती है, तो वोल्वेट कलर की होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि कोरोना उत्पन्न क्यों होता है। कोरोना क्यों उत्पन्न होता है? जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, मतलब जब करंट किसी वायर में एक दिशा से दूसरी दिशा में गुजरता है, तब उस कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की समस्या आ जाती है, जिसके कारण कोरोना आपका उत्पन्न होता है। तो इतना सा आपका था कोरोना। ठीक है, और देखिए ये सभी जो कि आप लोग नोट्स में पढ़ लीजिएगा, अभी इसमें हम आपको नहीं बताते हैं क्योंकि जो कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम केवल इतना सा पढ़ लेते हैं। इफेक्ट और एफिशिएंसी क्या होती है। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने पर भी कोरोना ज़्यादा होता है। आपकी अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो आपका क्या होगा, कोरोना ज़्यादा उत्पन्न होगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक के लाइन कंडक्टर। लाइन कंडक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले चालक को लाइन कंडक्टर कहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिकल पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले लाइन चालक को लाइन कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, यह दो सपोर्ट के द्वारा जोड़ा जाता है तथा यह विद्युत रोधी नहीं होता है। इसमें दो सिरे होते हैं, एक आपका होता है प्रेषक सिरा और आपका होता है दूसरा ग्राही सिरा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रतिरोधक। प्रतिरोधक क्या होता है? वह युक्ति जो कंडक्टर के करंट को सपोर्ट से आने से रोकती है, उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं या इंसुलेटर कहते हैं। देखिए आपका जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट हम इसको कहाँ पर कह रहे हैं? आपके जो बिजली के खम्भे होते हैं, ठीक, इस तरह से जो आपके बिजली के खम्भे होते हैं, ठीक, मान लीजिए आपका ये बिजली का खम्भा है, ऊपर आपके ये कंडक्टर लगे होते हैं इस तरह से। ठीक, इस तरह से आपके कंडक्टर लगे होते हैं, इनके ऊपर से आपका जो कि ये तार जाता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि आपके जो लोहे के बिजली खम्भे लगे होते हैं जिनके ऊपर से 11,000 की लाइन जाती है, तो वो डायरेक्ट आपके खम्भे के ऊपर नहीं लगे होते। खम्भे और तार के बीच में एक कंडक्टर लगा होता है चीनी का बना हुआ, एक कंडक्टर, एक धातु लगी होती है चीनी की बनी हुई, उसी को हम विद्युत रोधक या आपका कंडक्टर कहते हैं। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कंडक्टर का हम किसका नाम ले रहे हैं यहाँ पर। कंडक्टर को इंसुलेटर कहते हैं, सॉरी इंसुलेटर कहते हैं, कंडक्टर नहीं। विद्युत रोधक को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। इसके बाद आता है आपका सपोर्ट्स। ओवरहेड लाइन कंडक्टर को क्षैतिज अवस्था में रखने वाले ऊर्ध्वाधर युक्ति को सपोर्ट कहते हैं। खंभों, ठीक, खंभे आपको सपोर्ट, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? खंभे हैं आपके जो, उन्हीं को हम कहते हैं इंग्लिश में सपोर्ट। ठीक है, पार्श्व भुजा क्या होता है? ओवरहेड ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन में सपोर्ट से कसी हुई भुजा क्रॉस आर्म कहलाती है आपकी। ठीक, क्रॉस आर्म जो आपके खम्भे लगे होते हैं, ठीक, माना कि जैसे आपके ये खम्भे लगा हुआ है, ठीक है, इससे जो आपकी इस तरह से आपके जो क्रॉस आर्म जो कि लगी होती है, एक आपका तार इस पर से जाता है, एक आपका तार इस पर से, 3 तरह तार आपके जाते हैं। इनके आपका जो ये बाई आकार में लगा होता है एक आर्म, इसी को हम कहते हैं क्रॉस आर्म। ठीक है, इसके बाद आता है आपका टाइप ऑफ पोल। सपोर्ट के प्रकार, मतलब आपके जो सपोर्ट होते हैं, सपोर्ट आपके जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ सपोर्ट। एक आपका होता है वुड पोल, दूसरा होता है स्टील पोल, आपका आरसीसी पोल, आपका टावर होता है। ठीक, अब वुड पोल क्या होता है? लकड़ी का खम्भा है। वुड पोल को हम कहते हैं क्या? लकड़ी का खम्भा। इसके अंतर्गत साल, शीशम, बबूल आदि वृक्षों की सीधी गांठ रहित लकड़ी के गट्ठे प्रयोग में लाए जाते हैं। आपकी जो इन सभी पेड़ों की लकड़ी होती है, उन सभी को प्रयोग में लाया जाता है। किसमें? वुड पोल में लाया जाता है। वुड पोल के ऊपर लोहे की टोपी लगाई जाती है जिसे अर्थ वायर से कनेक्ट किया जाता है। यह टोपी पोल को बर्फ, पानी, धूप आदि से पोल को बचाती है। ठीक, आपकी टोपी क्या करती है? आदि से पोल को जो किया वो बचाती है। इसके बाद देखिए ये है आपका क्या? वुड पोल है। ये है आपका वुड पोल, आप इसको देख सकते हैं। ये आपके इंसुलेटर लगे हुए हैं। ये लगी है जस्तीकृत इस्पात की टोपी आपकी ऊपर लगी हुई है। ठीक, डायग्राम आप लोग अच्छे से देख लें। देखिए वुड पोल भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। जो आपके लकड़ी के खम्भे होते हैं, ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होती है आपके सिंगल वुड पोल और दूसरा होता है डबल वुड पोल। अब इन दोनों के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। जो सिंगल वुड पोल होते हैं वो आपके आई टाइप के होते हैं और डबल वुड पोल आपके होते हैं वो आपके ए और एच टाइप के होते हैं। देखिए सिंगल वुड पोल क्या होता है? इसकी भूमि से ऊंचाई 7 से 11 मीटर होती है।
तथा पृथ्वी में गहराई 1.5 से 2 मीटर होती है। ठीक है, 2 मीटर तक होती है। इसके आधार की परिधि 66 सेंटीमीटर तथा शीर्ष की परिधि 38 सेंटीमीटर होती है। अब इसमें याद करने वाली चीज़ क्या है? अब आपकी 4 चीज़ें जो कि इसमें याद करने वाली है, 4, 2, 3 और 4। देखिए, इसकी भूमि से ऊंचाई कितनी होती है? 7 से 11 किलोमीटर, 11 मीटर। इसकी भूमि से ऊंचाई होती है 7 से 11 मीटर। पृथ्वी में गहराई होती है 1.5 से 2 मीटर। इसकी जो आधार की परिधि होती है, ठीक, चौड़ाई आधार की, वो होती है आपकी 66 सेंटीमीटर और आपकी इसकी शीर्ष की परिधि होती है 38 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आता है इसके बाद कि इसका लाइन वोल्टेज कितना होता है? 22 kV होता है और इसका जीवन काल 15 से 20 वर्ष जो कि है वो होता है। अब आपको हर पोल की इतनी ही चीज़ें याद करनी है, केवल इतनी ही चीज़ें आपको याद करनी है हर पोल की। ठीक है, डबल वुड पोल आता है आपका। इसके बाद इसकी पृथ्वी से ऊंचाई 11 से 13 मीटर होती है। इसकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 11 से आपकी 13 मीटर होती है तथा गहराई 2 से 2.5 मीटर होती है। ठीक, इसकी लाइन वोल्टेज में कितना होता है? 66 से आपका 132 kV होता है और इसका जीवन काल होता है 20 से 25 वर्ष का। तो इतनी चीज़ें आपको जो कि है सिंगल वुड पोल और डबल वुड पोल में याद करनी है। ठीक, केवल इतनी ही चीज़ें आपको जो कि है वो याद करनी है। अब देखिए, वुड पोल के लाभ क्या क्या होते हैं। वुड पोल के लाभ देखिए, यह विद्युत के कुचालक होते हैं, कम भार होने के कारण यह आसानी से उपलब्ध होते हैं। ठीक, और लकड़ी के आपके होते हैं, इसकी कीमत कम होती है। हानि इसकी क्या है? हानि इसकी है, इसकी यांत्रिक सामर्थ्य निम्न होती है, अधिक तनाव बढ़ने पर यह टूट जाते हैं। इसमें दीमक लग जाती है और आग से जलने का डर रहता है। आपकी जो लकड़ी के वुड पोल होते हैं, ठीक, उनमें आपकी दीमक भी लगेगी और आपकी जो कि है अग्नि से जलने का डर भी हमेशा जो कि है वो बना रहेगा। उपयोग क्या है? वुड पोल का उपयोग लो वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में करा जाता है। इसका उपयोग गाँव में ज़्यादातर होता है। आपका वुड पोल जो कि है आपको ज़्यादातर गाँव में देखने को मिलेंगे। अब तो आपको दिखेंगे नहीं, बट आपके जो पहले के ज़माने में हैं तो वुड पोल आपको देखने को मिलते थे। इसके बाद आपका आता है स्टील पोल। स्टील पोल क्या होता है? स्टील पोल 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पोल आपका होता है, सबसे पहला स्टील पोल के अंतर्गत आपके आते हैं, पहला पोल है आपका ट्यूबुलर पोल, आपका दूसरा है लेटिस पोल और तीसरा आपका क्या? सॉलिड पोल। सबसे पहले बात करते हैं क्या? ट्यूबुलर पोल की। देखिए, इसमें जस्तीकृत इस्पात की चादरों के बनाए जाते हैं। आपके ये जो पोल हैं ये आपके किसके बनाए जाते हैं? जस्तीकृत इस्पात की चादरों के बनाए जाते हैं। सबसे पहली बात, बने हुए होते हैं, देखिए, जंग संक्षारण आदि वायुमंडल प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए पॉइंट कर दिया जाता है। इसमें मतलब कि आपकी जंग वगैरह इसमें ना लग जाए, इससे बचाने के लिए इसमें पॉइंट कर दिया जाता है। इसकी पृथ्वी से ऊंचाई 8 से 12 किलोमीटर होती है और इसकी लाइन वोल्टेज कितनी होती है? 11 kV और इसका जीवन काल 50 वर्ष होता है। आपको सभी पोल में केवल इतनी ही चीज़ें पढ़नी है। ठीक, पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, इसकी गहराई कितनी होती है, वोल्टेज आपका लाइन वोल्टेज कितना होता है और इसकी जो की है लाइफ कितनी होती है, आपका जीवन काल इसका कितना होता है। ठीक, इसकी एक बार आप डायग्राम भी देख ले। ये है आपका क्या? ट्यूबुलर पोल। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए, अगर आज का वीडियो लेक्चर आप लोग पूरा देख रहे हैं तो आपको जो कि बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा आपका आता है सॉलिड पोल। देखिए, इसमें भी हम केवल इतनी ही पढ़ेंगे कि इसकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 11 से 15 मीटर। ठीक, 11 से 15 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है और इसमें प्रचालित वोल्टेज कितना होता है? 33 से आपका 66 kV। ठीक, 33 से 66 kV और इसका जीवन काल कितना होता है? 80 से 100 वर्ष होता है। लाभ इसका क्या है? इसकी यांत्रिक सामर्थ्य अति उच्च होती है, जीवन काल ज़्यादा होता है, इसकी एक स्थिर कीमत होती है। हानि इसकी क्या है? यह बहुत भारी होता है, इसकी परिवहन में बहुत कठिनाई आती है और इसकी कीमत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका लेटेस्ट स्टील पोल। देखिए, इसमें भी हम केवल इतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे। इसकी पृथ्वी से ऊंचाई 9 से 11 मीटर होती है तथा इसकी लाइन वोल्टेज 11 kV होता है और इसका जो जीवन काल है वो 50 वर्ष का होता है। ये आपके होते हैं क्या? लेटेस्ट स्टील पोल। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है, अगले पोल आपके हैं क्या? सीमेंट कंक्रीट पोल। यह 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, इस वीडियो लेक्चर में आपका जो कि है 15 से 20% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट लेसन में आपके बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं, इसलिए वीडियो लेक्चर आज का जो कि है वो बड़ा होगा, अगला वीडियो लेक्चर इससे छोटा होगा। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट पोल में क्या है? यह 2 प्रकार के होते हैं। आपका पहला होता है प्री प्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट पोल
पीसीसी और दूसरा होता है आरसीसी पोल, ठीक, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पोल। अब इन दोनों के जो कि है फुल फॉर्म आप जरूर से याद कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लें। एक फुल फॉर्म आपसे जरूर से पूछा जा सकता है कि प्री प्रेस्ड कंक्रीट पोल, पीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है और आरसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको जरूर से पता होना चाहिए। देखिए पीसीसी हम पढ़ते हैं, इस प्रकार के पोल का निर्माण उच्च दाब पर सीमेंट तथा कंक्रीट के द्वारा होता है। इसकी यांत्रिक सामर्थ्य कम होती है और इसलिए इसका उपयोग कम किया जाता है। इसकी देखिए जो आपकी यांत्रिक सामर्थ्य होती है ये आपकी इसकी कम होती है, ठीक, ये है आपका इसका डायग्राम, आप लोग देख लें। देखिए इसकी हम बात करते हैं विशेषता की, इसकी पृथ्वी से ऊंचाई 7 से 12 के बीच होती है, 7 से 12 मीटर के बीच होती है, तथा इसकी लाइन वोल्टेज कितनी होती है, 11 kV होती है, 11 kV तक होती है। इसकी जो जीवन काल होता है वो 100 वर्ष का होता है। इतनी ही चीज़ें केवल आपको सभी चीज़ों में जो कि है सभी पोल्स में पढ़नी है। इसके बाद देखिए आपके इसके बाद आते हैं कंडक्टर। देखिए कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर आपके गुणों के आधार पर कंडक्टर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है कॉपर कंडक्टर और दूसरा होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर, ठीक, आपके दो प्रकार के जो कि कंडक्टर होते हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉपर कंडक्टर क्या होता है। कॉपर कंडक्टर की विद्युत चालकता उच्च होती है तथा उच्च तन्य सामर्थ्य के कारण कॉपर कंडक्टर का प्रयोग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। यह भी निम्न दो प्रकार के होते हैं। आपके जो कॉपर कंडक्टर होते हैं ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। देखिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। आपका पहला होता है स्टैंडर्ड हार्ड ड्रॉ कॉपर कंडक्टर, ठीक, कॉपर कंडक्टर का करंट डेंसिटी हाई होने के कारण इसके पतले वायर यूज किया जाता है, परंतु इसमें कोरोना लॉस ज़्यादा होता है। आपका जो कॉपर कंडक्टर होता है उसमें आपका कोरोना लॉस ज़्यादा होता है। अगर आपसे पूछ ले कि कौन से कंडक्टर में आपका कोरोना लॉस ज़्यादा होता है तो कॉपर कंडक्टर में आपका कोरोना लॉस ज़्यादा होता है। इसमें जंग कम लगती है और इसमें तनाव सामर्थ्य कम होता है। इसका जीवन काल जो कि है वो कम होता है। किसका, स्टैंड हार्ड ड्रॉ कॉपर कंडक्टर का। इसके बाद देखिए कैडमियम कंडक्टर की बात हम करते हैं। कैडमियम कंडक्टर की बात हम जब करेंगे तो कॉपर धातु में 2 से 3% कैडमियम धातु मिला देते हैं तो उसको हम कहने लगते हैं क्या, कैडमियम कॉपर कंडक्टर, ठीक, मिला देते हैं तो कॉपर की चालकता 16 से 18% बढ़ जाती है और इसकी तनाव शक्ति 40 से 50% बढ़ जाती है। इसमें दो पोल के बीच की दूरी ज़्यादा की जा सकती है। इससे कॉपर का जीवन काल बढ़ जाता है, क्योंकि कैडमियम को कॉपर में मिला देने से इसमें जंग नहीं लगती है। अगर हम कैडमियम को कॉपर में मिला देते हैं तो आपके कॉपर धातु में जंग नहीं लगेगी, ठीक। इसका धारा घनत्व ज़्यादा होता है, इसमें कोरोना लॉस बढ़ जाता है, ठीक। जब आपका देखिए धारा ज़्यादा प्रभावित हुई तो आपके कॉपर लॉस भी जो कि है कोरोना लॉस ज़्यादा है, बढ़ जाएगा। दूसरा आपका आता है क्या, एल्यूमिनियम कंडक्टर। एल्यूमिनियम कंडक्टर क्या होता है, कॉपर की तुलना में एल्यूमिनियम कंडक्टर हल्का व सस्ता होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो आपका कॉपर तार होता है वो आपका महंगा आता है और आपका एल्यूमिनियम तार अगर आप वहीं पर लेते हैं तो एल्यूमिनियम तार जो कि है वो सस्ता आता है, लेकिन आपका अच्छा होता है कॉपर तार, ठीक है। इसकी विद्युत चालकता तथा तनाव शक्ति कॉपर से कम होती है। यह निम्न प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है स्टैंडर्ड हार्ड ड्रॉ एल्यूमिनियम कंडक्टर। इसकी चालकता कॉपर से 30% कम होती है। एल्यूमिनियम कंडक्टर के हल्के होने के कारण यह कम कीमत में सपोर्ट को बनाया जा सकता है। मतलब आपका जो कम कीमत होती है इसकी एल्यूमिनियम कंडक्टर की, जिससे कीमत में कमी आ जाती है। इसके हल्के होने के कारण दो पोल के बीच की दूरी को बढ़ाया जा सकता है। देखिए अगर जब आपका तार हल्का होगा तो आपके दो खम्भे जो लगे हैं इन दोनों की दूरी को जो कि है वो बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और अगर आपका जो कंडक्टर है वो भारी होगा तो इन दोनों की दूरी को हमें कम रखना होगा, ठीक। इसकी कमी से जिससे कमी आ जाती है, इससे हल्का होने के कारण दो पोल के बीच की दूरी को बढ़ाया जाता है, ठीक है, परंतु इसमें सैग बढ़ जाता है। अगर आपके देखिए दो जो पोल की दूरी को जब हम बढ़ा देते हैं तो हम सैग किसको कहते हैं। अभी आधे से ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता होगा कि आपका सैग होता क्या है। देखिए आप लोगों को बता दें, आपके मान लीजिए ये दो खम्भे लगे हुए हैं, ठीक, ये दो आपके खम्भे लगे हुए हैं। अब इन दोनों के बीच में जो आपका तार जाता है इस तरह से आपका जो तार गया है, ठीक, ये आपका तार जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका बीच में नीचे की ओर आ गया है। इसी जो आपका तार बीच में आपका झूल सा जाता है, ठीक, इसी झोल को हम क्या कहते हैं, सैग कहते हैं। SAG, सैग को हम हिंदी में कहते हैं झोल, ठीक, झोल हम इसको कहते हैं। तो आपका जब आपके जो दो पोल हैं, दो खम्भे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी को जब हम बढ़ाएंगे तो आपके कंडक्टर का जो आपका तार गया हुआ है
उसमें बीच में झूल आ जाएगा, मतलब कि आपका सैग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सैग है। इसके बाद हम बात करें एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स कंडक्टर। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स कंडक्टर आपका क्या होता है, ACSR। ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड को हम कहते हैं ACSR। अगर आपसे पूछ ले कि ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। इसमें स्टील की मात्रा मिलाने से इसकी तनाव शक्ति बढ़ जाती है। इसको मतलब हम चाहे इतना तान सकते हैं, इसकी तानने की शक्ति बढ़ जाती है, तथा और जस्तीकृत करने से इसमें संक्षारण प्रभाव को कम किया जा सकता है। इस प्रकार के एल्यूमिनियम कंडक्टर को, जिसमें स्टील तथा जस्ता Zn मिला होता है, ACSR कंडक्टर कहलाते हैं। जिस आपके जौन से कंडक्टर में आपके जस्ता और आपका क्या स्टील Zn आपका जो मिला होता है, उसको हम कहते हैं ACSR कंडक्टर कहते हैं। इसका उपयोग लंबे ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं और इसका भार कम होता है तथा तनाव शक्ति ज़्यादा होती है। देखिए सी पॉइंट आपका आता है गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर। इसका उपयोग लंबे दूरी की ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं तथा जंग संक्षारण से सुरक्षा करने के लिए Zn मतलब जस्ते को मिला दिया जाता है। इससे इसका जीवन काल 15 से 20 साल बढ़ जाता है और अन्य की अपेक्षा यह सस्ता होता है तथा इसकी यांत्रिक सामर्थ्य ज़्यादा होती है। इसका भार कॉपर कंडक्टर की अपेक्षा से कम होता है। ठीक है, इसका जो आपका भार होता है वो कॉपर कंडक्टर की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। इसके बाद डी ऑप्शन आपका डी पॉइंट आपका आता है एरिया केबल। ठीक, एरिया केबल आपका क्या होता है, ABC केबल, एरिया केबल। ठीक, आपका क्या होता है, इसका उपयोग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को वहाँ किया जाता है। इसका उपयोग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर आबादी या इमारतें ज़्यादा होती हैं। आपकी जो एरिया केबल होती है, इसका उपयोग हम वहाँ पर करते हैं आपकी जहाँ पर आबादी ज़्यादा हो, मोहल्ले वगैरह में। ठीक है, और आपकी जहाँ पर क्या है, इमारतें ज़्यादा हो, वहाँ पर हम इसका एरिया केबल का उपयोग करते हैं। जहाँ ओवरहेड कंडक्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, जहाँ पर आपकी ओवरहेड कंडक्टर का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर हम एरिया केबल का उपयोग करते हैं। यह 15 kV तक की सप्लाई के लिए उपयोग की जाती है। इस पर प्लास्टिक पदार्थ की कोटिंग की जाती है, मतलब कि इस तार के ऊपर आपकी प्लास्टिक चढ़ी हुई होती है। इसमें कंडक्टिंग मटेरियल के स्थान पर एल्यूमिनियम कंडक्टर का उपयोग करा जाता है। ठीक, इससे भार में कमी आ जाती है। इसका उपयोग 300 मीटर से लेकर 700 मीटर की ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। इसकी कीमत जो की है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके एरिया केबल की जो कीमत है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसके बाद हम बात करते हैं इंसुलेटर। ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये भी है इंसुलेटर। आपकी इस वीडियो लेक्चर में आपके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ाए जा रहे हैं, और इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आप 10 से 15 नंबर जो कि है वो आसानी से ला सकते हैं। वह वैद्युत युक्ति जो किसी चालकीय पदार्थ के वैद्युत प्रवाह को रोकने तथा चालक तथा पृथ्वी के बीच विद्युत को रोकने के लिए किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ के बने होते हैं। यह श्रेष्ठ विद्युत रोधी पदार्थ के बने होते हैं। देखिए आपका इंसुलेटर क्या कहलाता है, इंसुलेटर हमको क्या कहते हैं, इंसुलेटर को आपके मान लीजिए ये है आपका पोल, ये है आपका क्या है, पोल है। इस पोल के ऊपर से जो आपकी एक लाइन जाती है जिसको हम कहते हैं तार, आपका ऊपर से तार जाता है, और आपके जो खम्मा होता है, आपका जो खम्मा होता है, खम्मे और तार के बीच में आपने देखा होगा ऊपर की ओर एक आपकी चिमनी की एक इंसुलेटर लगा होता है। चिमनी की एक बनी हुई धातु लगी होती है, जिसका काम क्या होता है, इसका कार्य होता है आपकी जो केबल में करंट जा रही है, इस केबल की करंट को ये खम्मे तक नहीं पहुंचने देता है। इस केबल की करंट को ये खम्मे तक नहीं पहुंचने देता है, इसको यहाँ पर अलग अलग कर देता है। ठीक, इसी को हम कहते हैं क्या, इंसुलेटर। तो हम कहें कि इंसुलेटर का कार्य क्या होता है, आपकी जो तार में धारा बह रही है उसको पोल तक आने से रोकना या पृथ्वी तक पहुँचने से रोकने का कार्य होता है आपका इंसुलेटर का। तो वही चीज़ सब यहाँ पर बताया गया है आपको। इसका प्रयोग वैद्युत चालकीय पदार्थों के करंट के प्रभाव को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकना होता है। ठीक, आपका करंट पृथ्वी तक ना पहुंच जाए, इसी को रोकने के लिए हम इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। ओवरहेड लाइनों में क्रॉस आर्म पर लगी इंसुलेटर का उपयोग धारावाही चालकों से सपोर्ट को अलग करना होता है। ठीक, वही जो हमने कहानी आपको यहाँ पर बताई है, वही पूरी कहानी जो की है इसमें लिखी हुई है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर आपके कितने प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है पिन इंसुलेटर, क्लीप विद्युत रोधी। दूसरा होता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर,
स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर और आपका सेकल टाइप इंसुलेटर। ठीक है, तो आपके 4 प्रकार के जो इंसुलेटर होते हैं, इन चारों इंसुलेटर में से आपका एक क्वेश्चन आएगा। इन चारों इंसुलेटर में से आपका जो कि है एक क्वेश्चन जरूर से आएगा। एक क्वेश्चन आपका पक्का है, एक क्वेश्चन से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिन टाइप इंसुलेटर के बारे में। इसे स्पिंडल टाइप इंसुलेटर भी कहा जाता है। जो आपका पिन टाइप इंसुलेटर होता है इसी को हम स्पिंडल टाइप इंसुलेटर भी कहा जाता है। यह प्रायः पोर्सिलिन का बना होता है। नमी तथा वायुमंडलीय प्रभाव से बचाने के लिए ग्लेजिन की जाती है। इसके निचले भाग तली में जस्तीकृत स्टील की एक चूड़ीदार पिन लगी हुई होती है जिसे स्क्रू कट की सहायता से पोल में कसा जाता है। देखिए आपकी ये जो नीचे की ओर होता है इसमें एक आपकी चूड़ीदार आपका एक नट लगा होता है जिसकी सहायता से हम इस इंसुलेटर को जो कि यह आपके खम्भे में कसते हैं। ठीक है, सीधा सा मतलब इसका यही है। लोहे की पिन को जिंक संक्षारण आदि प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए जस्तीकृत कर दिया जाता है। आपकी इस लोहे की पिन में आपकी जंग ना लग जाए इसलिए इसको हम क्या करते हैं, जस्तीकृत कर देते हैं। अब देखिए बात आती है कि पिन टाइप इंसुलेटर में आपको पढ़ना क्या है। तो देखिए पिन टाइप इंसुलेटर का निर्माण 33 केवी तक ही किया जाता है। आपकी अगर हम आपसे पूछ ले कि 33 केवी तक कौन से इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं तो पिन टाइप इंसुलेटर का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए आपका आता है सस्पेंसल टाइप इंसुलेटर। देखिए इसकी संरचना एक से अधिक पोर्सिलिन अथवा कांच की डिस्क को स्टिलिंग या जोड़कर जो कि है की जाती है। इसकी संरचना किसका, आपकी कांच की जो आपकी डिस्क को एक से ज़्यादा कांच की डिस्क को जोड़कर की जाती है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट कि इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, 33 केवी के वोल्टेज पर डिजाइन करने पर इसकी कीमत बहुत अधिक होती है। ठीक है, अर्थात हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें प्रत्येक डिस्क को 11 केवी के लिए बनाई जाती है तथा वोल्टेज को बढ़ाने के लिए अधिक डिस्क को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। इसको 33 केवी के वोल्टेज पर डिजाइन करने के लिए इसकी कीमत बहुत अधिक हो जाती है, इसलिए इसे 33 केवी से अधिक वोल्टेज पर ही बनाया जाता है। 33 केवी से अधिक वोल्टेज के लिए ही बनाया जाता है। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार जो कि इसे पढ़ना है जरूर से। ठीक, आपको यहाँ पर क्या समझ में आया कि आपका 33 केवी से अधिक वोल्टेज अगर आपका होगा तो वहाँ पर हम यूज करते हैं सस्पेंसल टाइप इंसुलेटर। अगर आपका वोल्टेज 33 केवी है तो वहाँ पर हम यूज करेंगे पिन टाइप इंसुलेटर, और अगर आपका 33 केवी से ज़्यादा है तो वहाँ पर हम करेंगे सस्पेंसल टाइप इंसुलेटर। ठीक है, इसके बाद आपका देखिए एक और आपका इंसुलेटर आता है स्टिलिंग टाइप इंसुलेटर। देखिए क्या है यहाँ पर, स्टिलिंग इंसुलेटर संचरण लाइन के कोणीय विचलन लाइनों के प्रारंभ बिंदु या लाइनों के अंतिम बिंदु या रेलवे लाइन के क्रॉसिंग या आपके हाईवे क्रॉसिंग, नदियाँ आदि इत्यादि इन स्थानों पर लगाई जाती है। देखिए आप सीधा सा मतलब समझें, आपके जो स्टिलिंग टाइप इंसुलेटर होते हैं, आपकी जहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन का एंड हो रहा हो, वहीं पर हम इस तरह से आपका जो स्टिलिंग टाइप इंसुलेटर होता है वो लगा देते हैं। चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। माना कि आपकी ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक, आपका यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन का अंत हो गया है, ठीक, खत्म हो गई है, तो यहाँ पर हम लास्ट में लगाते हैं स्टिलिंग टाइप इंसुलेटर। कौन सा इंसुलेटर, स्टिलिंग टाइप इंसुलेटर हम लास्ट में लगाते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पर आपके जो खम्भे जो कि वो ख़त्म होते हैं, ठीक, वहाँ पर आपका ये जो स्टिलिंग टाइप इंसुलेटर लगाया जाता है। देखिए अब इसका यूज कहाँ पर करते हैं, नदी, नहर, पहाड़, ठीक, और आपके पर्वत आदि को पार करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, नदी, नहर और आपके पर्वत, पहाड़ आदि को पार करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए सैग वाले स्थानों पर हम किसका प्रयोग करते हैं, स्टिलिंग इंसुलेटर का। अगर आपसे पूछ ले कि जहाँ पर जिस स्थानों पर आपकी सैग होती है वहाँ पर हम कौन से इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, तो आपके स्टिलिंग टाइप इंसुलेटर का प्रयोग हम करते हैं। अब आपका आता है सेकल टाइप इंसुलेटर। इस प्रकार के इंसुलेटर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में 230 केवी से 230 वोल्ट और 400 वोल्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। सेकल टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किस लिए होता है, 230 वोल्ट और 400 वोल्ट के लिए होता है। ठीक, सेकल टाइप आपके इंसुलेटर इस प्रकार के होते हैं। इसको भी आप एक बार जरूर से देख लें। ठीक है, ये इस प्रकार के आपकी सेकल टाइप इंसुलेटर होते हैं। और ये जो आपका छेद दिख रहा है, ठीक, यहाँ पर हम नट के माध्यम से इसको खम्भे में जो किया वो कस देते हैं। देखिए अब आपके कुछ पॉइंट और बचे हैं। ट्रांसमिशन लॉसेस क्या होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में हानियाँ।
ट्रांसमिशन लाइन में निम्न हानियाँ होती हैं आपकी। देखिए पहली होती है रेडिएशन हानि, रेडिएशन लॉस, कॉपर लॉस, डाई इलेक्ट्रिक लॉस, डी इलेक्ट्रिक लॉस, ठीक है, या फिर हम कोरोना लॉस। तो आपकी 4 प्रकार की जो कि हानियाँ होती हैं। रेडिएशन लॉस हम पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत जब संचार लाइन के सिग्नल ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर से गुजरते हैं तो यह सिग्नल लाइन के प्रवाहित धारा तथा वोल्टेज में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसमें रेडिएशन लॉस होता है, ठीक है। कॉपर लॉस आपका क्या होता है? कॉपर लॉस सामान्यतः करंट तथा रेजिस्टेंस के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर आप आपसे पूछ ले कि कॉपर लॉस जो कि है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि कॉपर लॉस सामान्यतः किसके कारण उत्पन्न होता है। कॉपर आपका करंट और आपका रेजिस्टेंस के कारण आपका कॉपर लॉस जो कि है वो उत्पन्न होता है। इसमें हीट लॉस तथा टेम्परेचर लॉस भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कॉपर लॉस का दूसरा नाम आपका है क्या? हीट लॉस और आपका थर्मल लॉस, ठीक। पहला आपका क्या है? हीट लॉस और आपका थर्मल लॉस आपके कॉपर लॉस को ही कहते हैं हम, ठीक। इसके बाद हम पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस, परावैद्युत हानि क्या होता है? ट्रांसमिशन लाइन तथा अर्थ के मध्य वायु डाइलेक्ट्रिक कार्य करती है, ठीक है, तथा डाइलेक्ट्रिक के कारण जो हानि होती है उन्हें डाइलेक्ट्रिक लॉस कहते हैं। कोरोना लॉस क्या होता है? कोरोना लॉस ट्रांसमिशन लाइन में 2 चालकों के मध्य चमकदार या फिर बोलवेट कलर की लाइट जो आपकी उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं कोरोना लॉस। जब किसी ट्रांसमिशन लाइन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम हाई या वोल्टेज को हम भेजते हैं तो उसमें एक बोलवेट कलर की लाइट आपकी जो कि है वो उत्पन्न होती है, उसी को हम कहते हैं क्या? कोरोना लॉस। केल्विन लॉ आपका क्या है? केल्विन लॉ के अनुसार संचरण लाइन में वार्षिक आर्थिक क्षय के मूल्य 2 प्रकार के होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन के चालक पूंजीगत व्यय पर ब्याज तथा धनराशि की पूर्ति के लिए अतिरिक्त राशि। देखिए इन सभी टॉपिक को आप लोग को जो हम नोट्स देंगे उनके माध्यम से आप लोग एक बार पढ़ लेना, ठीक। आपको हम आज मेन टॉपिक जो कि है वो बता देते हैं। इसी के साथ आपका लेसन जो कि है फर्स्ट वो ख़त्म होता है। देखिए आपका लेसन फर्स्ट केवल बड़ा है, उसके बाद आपके जितने लेसन भी हैं वो आपके सारे छोटे छोटे लेसन हैं, ठीक है। लेसन फर्स्ट आपका जो कि है काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अब जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं उनको हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे और आपको जो नोट्स देंगे उसके माध्यम से आप एक बार सारे टॉपिक को जरूर से पढ़ें, ठीक। एक बार आप केवल पढ़ भर ले बस। अब आपकी बारी आती है 100 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की रिवीजन की। तो देखिए आप लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की रिवीजन की वीडियो जरूर से देखें। आप यहाँ से वीडियो को जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको अगर आप एक बार वीडियो को देख लेते हैं तो आपके सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से निकलते जाते हैं। और अगर आप एक बार उनको पढ़ लेते हैं तो अगर आपको जैसा कि ये वाला क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेगा तो आप हाल आंसर टिक लगा देंगे क्या? 11 kV। पहला आपका क्वेश्चन आता है ट्रांसमिशन सिस्टम में जनरेटिंग स्टेशन से कितने केवी की पावर दी जाती है? 11 kV की। सभी लोगों को पता है, अधिकतर लोगों को, ठीक है। दूसरा आपका क्वेश्चन आता है कि चालकों को चारों ओर वायु भंजन के कारण, वायु भंजन को क्या कहते हैं? जो आपके चालक के चारों ओर आपके वायु भंजन होता है, अर्थात जो लाइट उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं क्या? कोरोना कहते हैं। चौथे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि HVDCT का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग एक बार HVDCT भी फुल फॉर्म याद कर लें और इसके बारे में भी डिटेल से थोड़ा बहुत पढ़ लें, ठीक। नोट्स जो देंगे आपको उसमें से आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट पावर ट्रांसमिशन। और देखिए आप सभी लोगों को जो कि पता चल चुका होगा कि आपके पेपर जो 2 तारीख से होना थे अब आपके 5 तारीख से होंगे। पावर प्लांट का आपका पेपर है 5 को, IEC का है 7 को, ट्रांसमिशन का है 9 को, EEE का है 12 और कम्युनिकेशन इसके लिए आपको 15 को और एनर्जी कंजर्वेशन है आपका 17 को, ठीक। आपके पेपर आपके उसी उसमें है, लेकिन आपकी डेट जो कि है वो आगे हो गई है। इस संसार का सर्वप्रथम विद्युत केंद्र कहाँ पर था? आपका न्यूयॉर्क में। USA में कितने में बना था? 1882 में। जरूर से याद करें इसको, न्यूयॉर्क में था आपका USA में और 1882 में आपका जो कि है वो स्थापित हुआ था, ठीक। इसके बाद आपका आता है 5वें नंबर का क्वेश्चन कि 11 kV का ट्रांसमिशन वोल्टेज सामान्य रूप से कितने तक की दूरी के लिए यूज किया जाता है? आपकी जो 11 kV का ट्रांसमिशन वोल्टेज है वो सामान्यतः कितनी दूरी के लिए? 20 से 25 किलोमीटर। देखिए जल्दबाजी में जो कि है वो 1-2 क्वेश्चन गलत बोल जाते हैं, तो आप लोग उन चीज़ों को जो कि इग्नोर करें और जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं या जो क्वेश्चन हम आपको गलत बता देते हैं उसका जवाब आप जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख दिया करें कि सर आपने ये वाला क्वेश्चन गलत बताया है, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। 6वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ओपन सर्किट या आपकी लाइटली लोड लाइन के प्रत्येक छोर पर वोल्टेज में वृद्धि की घटना को हम क्या कहते हैं?
फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। 7वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस प्रणाली द्वारा विद्युत शक्ति का संचरण किया जाता है? निम्न में से किस प्रणाली द्वारा विद्युत शक्ति का संचरण किया जाता है? आप लोग बताएंगे। देखिए, आपकी जो प्रणाली है, ठीक, विद्युत शक्ति को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसके द्वारा पहुंचाते हैं? ओवरहेड सिस्टम के द्वारा भी और अंडरग्राउंड सिस्टम के द्वारा भी। इन दोनों माध्यम से हम बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। 8वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि भूमिगत प्रणाली में कितने केवी संचालित होती है? भूमिगत प्रणाली मतलब आपकी अंडरग्राउंड जो आपकी लाइन होती है, अंडरग्राउंड सिस्टम आपका होता है, उसमें आपकी 66 केवी की जो कि है वो धारा प्रवाहित होती है। निम्न में से कौन से संचरण लाइन के स्थिरांक हैं? निम्न में से कौन से आपके संचरण लाइन के स्थिरांक हैं? रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ठीक, ये तीनों आपके हैं। 10वां नंबर आपका आता है कि भारत में अधिकांश हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन कौन सी होती है? आपकी ओवरहेड या आपका अंडरग्राउंड? तो आपका इसका आंसर क्या आएगा? ओवरहेड, ठीक। इसके बाद आपका आता है 11वें नंबर का क्वेश्चन। देखिए, वीडियो को स्पीड में इसलिए आपको समझाना पड़ता है। अगर आपको वीडियो को स्पीड में नहीं करेंगे या समझाएंगे नहीं तो आपके जो कि है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक। 11वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि विद्युत शक्ति के संचरण में प्रयुक्त पदार्थ नहीं है। विद्युत शक्ति के संचरण में प्रयुक्त पदार्थ क्या नहीं है? टंगस्टन है। अगर ज़्यादा जल्दी बोल रहे हैं हम तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, अगले बार जो कि आराम से समझाएंगे। 12वें नंबर आपका आता है कि संचरण लाइन का प्रभावी एसी प्रतिरोध डीसी प्रतिरोध की तुलना में होता है, क्या होता है? अधिक होता है। प्रत्येक केंद्र से संचालित विद्युत शक्ति क्या कहलाती है? प्राथमिक संचरण। प्राइमरी आपका क्या कहलाता है? प्राइमरी ट्रांसमिशन। सबसे पहले आपका जो विद्युत केंद्र में ऊपर वाला सेक्शन हमने आपको पढ़ाया था, क्या है आपका ऊपर वाला सेक्शन? प्राइमरी ट्रांसमिशन, ठीक। प्राइमरी ट्रांसमिशन आपका सबसे ऊपर वाला सेक्शन होता है, ठीक। 14वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि संचरण लाइन के दोनों तरफ विद्युत शक्ति फीड करने वाले संचरण लाइन को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक संचरण लाइन कहते हैं। देखिए, आप लोगों को एक बार और बता दें। देखिए, सिंगल लाइन डायग्राम में आपका पहला सेक्शन आता है क्या? प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। दूसरा सेक्शन आता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। तीसरा सेक्शन आता है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। और आपका चौथा सेक्शन आता है क्या? सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। तो ये आपके 4 सेक्शन केवल होते हैं। एक आपका सबसे ऊपर लगा होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, बाकी की सब आपके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। इसमें हम 11 केवी को 132 केवी में, इसमें 132 को 33 केवी में, इसको मैं आपको 33 केवी को 140 केवी में और आपकी इसमें 11 केवी को 415 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद कंज्यूमर तक आपकी जो कि है विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जाता है। आपका देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन आता है कि संचरण लाइन में के दोनों तरफ विद्युत शक्ति फीड करने वाले संचरण लाइन को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक संचरण कहते हैं आपका, अर्थात सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहते हैं। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, आपका संचरण जो है इसको हम कहेंगे ट्रांसमिशन और इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। लिख देते हैं, यह है आपका ट्रांसमिशन और इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि किस प्रणाली के द्वारा विद्युत शक्ति संचालित कर सकते हैं? ए और बी दोनों, आपका सिरोपणी और आपका भूमिगत। सिरोपणी भूमिगत क्या है? ओवरहेड और आपका अंडरग्राउंड, ठीक है। इन दोनों के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। 16 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सिरोपणी लाइन में चालक कैसा होता है? सिरोपणी लाइन में आपका चालक कैसा होता है? स्टैंडर्ड होता है, ठीक। 70 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि संचरण लाइन में झोल किस पर निर्भर करता है? संचरण लाइन में आपका जो झोल आ जाता है, हमने आपको समझाया था, ठीक, अच्छे से। जो आपका 2 पोल के बीच आपकी जो लाइन जाती है, इसमें आपका झोल आ जाता है, नीचे की ओर आपकी लाइन आ जाती है। तो वो आपका किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, चालक में तनाव पर या चालक में भार पर। तो आपका आंसर आएगा क्या? उपरोक्त सभी। अगर आपकी चालक जो आपका तार गया है उसकी लंबाई ज़्यादा होगी, अगर आपके चालक में आपकी तनाव ज़्यादा होगी, और अगर आपका चालक जो कि है तार वो आपका भारी होगा, तो आपके संचरण लाइन में जो कि है वो झोल उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में सैग, SAG। 18 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी वितरण लाइन सबसे अधिक विश्वसनीय होती है? ठीक है, रिंगमैन प्रणाली, आपकी ये प्रणाली जो कि ये सबसे विश्वसनीय होती है, ठीक है। 19 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सब स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर किस पदार्थ के बने होते हैं? पोर्सिलिन के बने होते हैं। सभी लोगों को पता है इसका आंसर, ठीक, पोर्सिलिन के बने होते हैं। 20 नंबर का आपका इसका क्वेश्चन आता है कि संयोजन के कारण
संयोजन के आधार पर वितरण प्रणाली का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है? भूमिगत प्रणाली आपका इसका भाग नहीं है। 21 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि वितरण केंद्र से उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? सर्विस लाइन जो कि हम उसको कहते हैं। 22 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि 3 फेज 4 वायर की प्रयोग किस में किया जाता है? 3 फेज 4 वायर का आपका प्रयोग किस में करते हैं? हम द्वितीयक वितरण में कहते हैं, द्वितीयक वितरण में करते हैं। आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम करते हैं 3 फेज 4 वायर का प्रयोग। 2 आरसीसी पोल के खम्भे, 2 आरसीसी खम्भों के बीच की दूरी कितनी होगी? 2 आरसीसी पोल के बीच की दूरी कितनी होती है? 60 से 100 मीटर, 60 से 100 मीटर। ठीक है। 24 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सर्विस लाइन में किस प्रकार के खम्भे लगे होते हैं? आपकी जो सर्विस लाइन होती है उसमें आपके आरसीसी पोल लगाए जाते हैं, आरसीसी खम्भे लगाए जाते हैं। आरसीसी का फुल फॉर्म सभी लोगों को पता है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है। 26 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। 26 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा है कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोध जिसको हम हिंदी में कहते हैं, रेजिस्टेंस का एसआई प्रणाली में इकाई होती है। रेजिस्टेंस को इकाई क्या होती है आपकी? ओम, OHM। ठीक है। 27 नंबर का क्वेश्चन आता है कि 33,000, ठीक, 33,000 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? अगर आपके वोल्टेज 33,000 वोल्टेज से ज़्यादा है तो उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, अति उच्च वोल्टेज। कितना? अति उच्च वोल्टेज। ठीक है। आपका 28 नंबर का क्वेश्चन आता है कि 300 kV से नीचे की वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? 300 kV की अगर आपकी वोल्टेज नीचे है तो उसको हम कहेंगे उच्च वोल्टेज, ठीक, हाई वोल्टेज। अगर 300 से आपकी 800 kV तक की वोल्टेज को हम कहते हैं अति उच्च वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। और आपकी 800 kV से ऊपर की वोल्टेज को हम कहते हैं अल्ट्रा हाई वोल्टेज। ठीक, अल्ट्रा हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज आपकी कहलाती है, ठीक, 1100 से आप 11,000 से आपकी 33,000 वोल्ट तक की वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? हाई वोल्टेज कहते हैं। मीडियम वोल्टेज कहते हैं आपकी 650 वोल्ट से 11,000 वोल्ट तक की। लो वोल्टेज आपकी कहलाती है 650 वोल्ट तक की आपकी जो वोल्टेज होती है उसको हम कहते हैं क्या? लो वोल्टेज कहते हैं। 30 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि प्रेषित शक्ति अधिकतम होगी जब आपके ट्रांसमिशन का क्या होगा? जब सेंडिंग वोल्टेज ज़्यादा होगा तो आपकी प्रेषित शक्ति अधिकतम होती है। ठीक है। 31 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। 31 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा है कि भारत में वितरण लाइन आमतौर पर उपयोग करते हैं। भारत में वितरण लाइन आमतौर पर हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं आरसीसी पोल का। आपने देखा होगा आपके गली मोहल्ले में जो कि है आरसीसी पोल ज़्यादातर लगे होते हैं। आरसीसी पोल हम किसको कहते हैं? जो आपके सीमेंट, ठीक, बजरी और आपकी गट्टी, इन तीनों को मिलाकर बनाए जाते हैं, उन्हीं सभी को हम आरसीसी पोल कहते हैं। 32 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस कारण पर स्किन इफेक्ट निर्भर करता है? धारा की आवृत्ति पर, कंडक्टर सामग्री की प्रतिरोध पर, आपके कंडक्टर की साइज पर। तो आपका आंसर क्या आएगा? इन सभी कारणों पर आपका जो कि है स्किन इफेक्ट निर्भर करता है। ट्रांसमिशन लाइन किन इंसुलेटर से बनी होती है? ट्रांसमिशन लाइन आपकी बनी होती है पोर्सिलीन से आपकी ट्रांसमिशन लाइन को बनाया जाता है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन यूज करते हैं किस पर? हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन हम यूज करते हैं किस पर? सस्पेंशन इंसुलेटर पर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन यूज करते हैं। 33 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, ये पढ़ चुके हैं आप लोग कि लाइन रेजिस्टेंस को हम आर से लिखते हैं, इसकी यूनिट होती है ओम प्रति किलोमीटर। लाइन इंडक्टेंस को हम एल से लिखते हैं, इसकी यूनिट होती है हेनरी प्रति किलोमीटर। लाइन कैपेसिटेंस को हम सी से लिखते हैं, इसकी यूनिट होती है फेराडे प्रति किलोमीटर। 36 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ट्रांसमिशन लाइन को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका आंसर है 3 भागों में बांटा गया है। आपकी ट्रांसमिशन लाइन को 3 भागों में बांटा गया है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई होती है 80 किलोमीटर, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई होती है 80 से 160 किलोमीटर और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई होती है 660 किलोमीटर से ज़्यादा को। ठीक है। 37 नंबर का क्वेश्चन आता है, कंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, कॉपर कंडक्टर या एल्यूमिनियम कंडक्टर। इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो इंसुलेटर आपके कितने प्रकार के होते हैं? इंसुलेटर आपके 4 प्रकार के होते हैं, पिन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर और आपका स्ट्रेन टाइप और आपका सेकल टाइप इंसुलेटर। 39 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि ट्रांसमिशन लाइन में कितने केवी से अधिक वोल्टेज पर कोरोना उत्पन्न होता है? तो 300 केवी से अगर आपका अधिक का वोल्टेज होगा तो उसमें क्या कोरोना इफेक्ट जो कि है कोरोना उत्पन्न हो जाएगा। 40 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि वह पदार्थ जिसमें मुख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है तो आपका क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। 41 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, आप लोग बताएंगे क्या अर्धचालक कहलाता है। ठीक, वह
वोल्टता जिस पर कोरोना दिखाई देता है वह न्यूनतम वोल्टता जिस पर कोरोना दिखाई देता है। तो देखिए दृश्य क्रांतिक वोल्टता पर आपका कोरोना जो कि है वो दिखाई देता है। 43 नंबर की अगर हम बात करें तो माला दक्षता का सूत्र क्या होता है। माला दक्षता बराबर आपका होता है E/me इंटू 100, E/me इंटू 100। 44 नंबर के क्वेश्चन में आपकी पूछा गया है कि प्रदोलन अवमंदन कितने प्रकार के होते हैं। प्रदोलन अवमंदन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका स्टॉक ब्रिज डैम्पर और आपका दूसरा होता है स्प्रिंग एंड स्टॉप डैम्पर, ठीक है। 45 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि शक्ति गुणांक का सूत्र क्या होता है। cos फाई बराबर आपका होता है R/Z और Z को हम लिखते हैं क्या R² प्लस XL इंटू XL स्क्वायर XC स्क्वायर, ठीक है। XC लिखा हुआ है आपका ये XC, ठीक। R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर और आपका अंडर रूट लगा हुआ है इसके ऊपर से, ठीक है। 46 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना के बराबर मतलब कि नगण्य होती है, बिल्कुल होती ही नहीं है, ठीक, बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो विद्युत रोधक में आपका जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना के बराबर होती है। 47 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मिश्र चालकों का भार लगभग ताम्र भार पर निर्भर करता है। कितना परसेंट होता है आपका मिश्र चालकों का भार, लगभग ताम्र भार का कितना परसेंट होता है, 25% आपका होता है। 48 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि जब लाइन छत के ऊपर से जाती है, जब आपकी लाइन जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है आपकी अगर छत से ऊपर से जाती है तो उसकी छत से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 18 फीट से 18 फीट या फिर 2.439 मीटर, 18 फीट या फिर आपका 2.439 मीटर। इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका जो कि है MCQ टाइप क्वेश्चन में आएगा, तो आप इन दोनों को जो कि जरूर से याद करें। इसके बाद जब भवन के पास से अगर आपकी भवन के पास से आपकी लाइन जाएगी तो भवन से दूरी कितनी होगी उसकी, 4 फीट या आपका 1.219 मीटर, आपका 4 फीट या 1.219 मीटर, आपको फीट और मीटर दोनों में याद करनी है इसको, ठीक है। 50 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि चालक के भार W के बढ़ने से लाइनों का क्या बढ़ जाता है। अगर आपका चालक का भार, अगर आपकी चालक की लंबाई और अगर आपके चालक की जो कि है दूरी अगर बढ़ जाती है तो उसमें सेग उत्पन्न हो जाता है जिसको हम कहते हैं झोल, ठीक। सभी लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें, अगर आपको ज़रा भी अच्छी लग रही हो वीडियो तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। देखिए 51 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक, 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और इस वीडियो को ख़त्म होने तक आपके जो कि है 10 से 15 नंबर जो कि आपके फिक्स हो चुके हैं। इस वीडियो के ख़त्म होने तक आपके 10 से 15 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा है तो। वोल्टेज हाई होने पर धारा का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक। यदि ट्रांसमिशन लाइन की डिस्टेंस 60 से 120 किलोमीटर हो तो कितने केवी की वोल्टेज जो कि प्रवाहित होगी, आपकी 66 केवी की वोल्टेज प्रवाहित होगी। भारत में हाई ट्रांसमिशन AC वोल्टेज कितना होता है, भारत में हाई ट्रांसमिशन AC वोल्टेज कितना होता है, 400 केवी आपका होता है। लाइन इंडक्टेंस का सिंबल कितना होता है, आपका L होता है और इसको हम यूनिट होती है इसकी हेनरी प्रति किलोमीटर। 5वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ट्रांसमिशन लाइन में प्रतिरोध बढ़ने के कारण वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज ड्रॉप और पावर फैक्टर I² लॉस कैसे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। हमने आपको बताया है कि अगर ट्रांसमिशन लाइन का प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो आपके वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज ड्रॉप और आपका पावर फैक्टर और आपका I² लॉस बढ़ जाता है, ठीक। ये आपकी चारों चीज़ें क्या होती है, बढ़ जाती है। ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक काम क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक काम होता है आपकी जनरेटिंग स्टेशन को सब स्टेशन के साथ जोड़ना। आपकी जनरेटिंग स्टेशन मतलब आपकी जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत ऊर्जा को बनाया जा रहा है वहाँ उस स्थान को आपके सब स्टेशन जहाँ से आपके पावर हाउस वगैरह है वहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी को बांटा जा रहा है। इन दोनों को मिलाने का, इन दोनों को जोड़ने का काम होता है आपकी ट्रांसमिशन लाइन का होता है। 7वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है, 20 kV आपका होता है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ज़्यादा होने पर धारा का मान कैसा कम हो जाता है, जिससे वोल्टेज ड्रॉप कैसा होता है, कम हो जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपकी धारा वोल्टेज ज़्यादा होने पर धारा का मान कम हो जाता है और जिससे वोल्टेज ड्रॉप कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। वोल्टेज ज़्यादा होने पर धारा का मान कम हो जाता है जिससे वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, VS - VR/VR इंटू 100, VS - VR/VR इंटू 100, VS - VR/VR इंटू 100 वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। 10वें नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि हाई वोल्टेज को ट्रांसमिशन लाइन में जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो कंडक्टर के आसपास वोल्वेट कलर की लाइट उत्पन्न हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोना इफेक्ट कहते हैं।
अब आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि आपके जो कोरोना का रंग होता है कौन सा होता है, बोलवेट कलर का होता है। अगर आपसे पूछ ले अब क्या कोरोना का रंग कैसा होता है, बोलवेट कलर का होता है। अब देखिए यहाँ पर आपकी बारी आती है 11वें नंबर के क्वेश्चन में कि आपके जो सिंगल बुटपोल होते हैं, सिंगल बुटपोल की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 7 से 11 मीटर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका जो सिंगल बुटपोल होता है इसकी पृथ्वी से ऊंचाई होती है 7 से 11 मीटर, गहराई होती है 1.5 से 2 मीटर। डबल बुटपोल की आपकी पृथ्वी से ऊंचाई होती है 11 से 13 मीटर और पृथ्वी में गहराई का मतलब पृथ्वी के अंदर ये गड़े रहते हैं कितने, 2 से 2.5 मीटर। जीवन काल आपका जो सिंगल बुटपोल का होता है 15 से 20 वर्ष होता है, डबल बुटपोल का होता है वो आपका होता है 20 से 25 वर्ष होता है। सिंगल बुटपोल में आपका 22 केवी की आपका जो लाइन वोल्टेज होता है उसमें आपका डबल बुटपोल में 66 केवी से 132 केवी तक का होता है। 12वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ट्रांसमिशन लाइन में विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कंडक्टर का, तार का। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी को या लाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है तो आप किसका यूज करेंगे, तार का ही यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमको होल्डर तक, आपके बल्ब तक आपको लाइट को भेजना है तो हम एक तार को लगाते हैं, ठीक। तो यही आपका यहाँ पर कहा गया है। 12वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा है कि पावर सिस्टम में फ्रिक्वेंसी में कितना वेरिएशन माना जाता है। आपकी पावर सिस्टम में फ्रिक्वेंसी में कितना वेरिएशन मानते हैं, +-3। आपका कितना, +-3%। देखिए अगर ज़्यादा जल्दी हम बोल रहे हो तो आप लोग बता दें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगली वीडियो लेक्चर में हम आपको आराम से समझाएंगे। लेकिन देखिए जितनी जल्दी आप सुनेंगे और जितनी जल्दी आप देखेंगे उतनी ही जल्दी आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं। जितनी जल्दी आप देखेंगे, पढ़ेंगे, आंसर आप लगाते जाएंगे तो उतनी जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक। जो आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया गया था उसमें हमने आपको देखा कि आप सभी लोगों ने 10 सेकंड के अंदर अंदर एक क्वेश्चन का आंसर दिया है। बहुत से लोगों ने तो ऊपर वाला क्वेश्चन देखा और नीचे वाले क्वेश्चन का भी देखकर आंसर दे दिया, ऑप्शन देखे ही नहीं बच्चों ने, ठीक। क्वेश्चन केवल देखिए और आंसर सभी लोगों ने अपने आप लिखे हैं। निम्न में से भारत में मानक विभव स्टैंडर्ड वोल्टेज कितना होता है, 99 केवी होता है। और देखिए आपकी 16 तारीख को जो कि है 16 तारीख को आपकी ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। 16 तारीख को ट्रांसमिशन का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। 16 तारीख को आपकी ट्रांसमिशन का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। 16 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि भारत में हाईएस्ट वोल्टेज ट्रांसमिशन कितना होता है। हाईएस्ट वोल्टेज ट्रांसमिशन आपका होता है कितना, 400 केवी। 400 केवी होता है, इसको आप अच्छे से ध्यान करें। इसके बाद आपकी बारी आती है 17 नंबर के क्वेश्चन की, सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज। सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितने केवी तक का होता है, तो आपका कितना, 33 केवी का। चित्र आप लोग ये वाला चित्र याद कर लीजिएगा, ठीक। ये चित्र आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे आपके 2 से 3 MCQ जो कि है जरूर से आएंगे, ठीक। 18 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की परिचालन वोल्टता ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है, आपका 100 केवी होता है। हमने आपको शॉर्ट, लॉन्ग और आपका मीडियम तीनों के बताए हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन आता है कि पिन टाइप इंसुलेटर का निर्माण कितने केवी तक के लिए होता है। पिन टाइप इंसुलेटर का निर्माण होता है 33 केवी तक के लिए होता है। 33 केवी से ज़्यादा अगर वोल्टेज आपका प्रवाहित होता है आपके ट्रांसमिशन लाइन में तो हम कौन सा इंसुलेटर यूज करते हैं, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हम यूज करते हैं। 21 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि जहां हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है वहां हम कौन सा कंडक्टर का उपयोग करते हैं, बंडल कंडक्टर का उपयोग करते हैं। जहां पर आपके ज़्यादा जो कि है पावर का यूज होता है वहां पर हम किसका, बंडल कंडक्टर का उपयोग करते हैं। बंडल कंडक्टर आपके जितने भी कंडक्टर हैं सभी के बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ लें। 15 तारीख को PDF दे दी जाएगी ट्रांसमिशन की, ठीक। उसमें आपके नोट्स होंगे और 100 MCQ टाइप क्वेश्चन का रिवीजन होगा। ये सभी PDF आपको दे देंगे तो आप लोग एक बार उसको ज़रूर से पढ़ लें। कितने केवी से अधिक वोल्टेज पर कोरोना उत्पन्न होता है, तो अगर आपका 300 केवी से ज़्यादा का वोल्टेज है तो आपका कोरोना उत्पन्न हो जाएगा। देखिए 23 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ट्रांसमिशन में 2 चालकों के मध्य चमकदार जो आपका डिस्चार्ज का होना क्या कहलाता है, कोरोना का रंग कैसा होता है, वोल्वेट कलर का होता है, ठीक है। 24 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ट्रांसमिशन लाइन सामान्यतः प्रचालित होती हैं 132 से 220 केवी पर। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में प्रयुक्त RCC पोल के बीच 2 पोल के बीच की दूरी कितनी होती है, 60 से 100 मीटर। देखिए क्वेश्चन आपको रट जाएंगे, पेपर तक आपको सभी MCQ टाइप क्वेश्चन रटा दिए जाएंगे। आपका देखिए 60 मिनट आपको मिल रहे हैं, आप लोग 30 मिनट में ही पूरा पेपर कर लेंगे। 60 मिनट आपको मिल रहे हैं, आप लोग 30 मिनट में ही पूरा पेपर कर लेंगे, इस चीज़ की हम गारंटी दे सकते हैं आपको, ठीक है। 26 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि लकड़ी के पोल को उपयोग किया जाता है कितने केवी के लिए, लकड़ी के पोल का उपयोग किया जाता है। देखिए 220 केवी, आपका 22 केवी या फिर आपका कितना 22,000 के वोल्ट
22 केवी या आपका 22,000 वोल्ट। देखिए जब भी हम किसी भी संख्या में से केवी को हटाते हैं, जब भी हम किसी भी संख्या में से केवी को हटाते हैं तो 3 जीरो लगा देते हैं और वोल्ट लिख देते हैं। अगर हमको केवी से अगर मान लीजिए 33 केवी को हमें वोल्ट में कन्वर्ट करना है, किस में वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम सीधा करेंगे यहाँ पर 33 लगेंगे और केवी को हटाकर हम यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, आपका वोल्ट लिख देंगे। ये आपका केवी से वोल्ट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, अगर आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आपका ऑप्शन घुमा कर दे दें अगर आपका 11 केवी आपका कहीं पर आंसर है उसको लिख दें आपका 11,000 वोल्ट, तो आप लोग कन्फ्यूज बिल्कुल भी ना हो। 27 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है, आपका 20 से 100 किलोवाट। 28 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि वितरण लाइन में प्रयुक्त ACSR तार में स्टील तार का कार्य होता है, तार को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना। सभी लोग ACSR का फुल फॉर्म बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दें ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी लोग लिख दें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए कमेंट करने से, लाइक करने से आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता है, आप लोगों की प्रैक्टिस होती है। और आप लोग अगर वीडियो को लाइक कर देते हैं तो हम लोगों को जो कि अब थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस वोल्टेज पर सामान्यतः विद्युत उत्पन्न नहीं होती है। निम्न में से किस वोल्टेज पर आपकी सामान्यतः विद्युत उत्पन्न नहीं होती है, तो आपके 8.8 केवी पर। ठीक है, भारत में सामान्यतः पोल प्रयोग किए जाते हैं। कौन सी? आरसीसी पोल। आरसीसी पोल का उपयोग सबसे ज़्यादा भारत में किया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी? आरसीसी पोल का उपयोग करते हैं। आवासीय क्षेत्र में वितरित लाइन कौन सी होती हैं? 3 फेज 4 वायर। आपके जो गांव वगैरह में आपकी जो वितरण लाइन जाती है वो आपकी 3 फेज 4 वायर की होती है। वितरण लाइन में जहाँ अंतिम पोल होता है, मतलब कि आपकी वितरण लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का जहाँ पर आपका अंतिम छोर होता है वहाँ पर हम सेकल टाइप इंसुलेटर का उपयोग करते हैं, सभी लोगों को पता है। 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 4 वायर टाइप सप्लाई होती है। आपकी कैसी होती है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। निम्न में से कौन सा वोल्टेज रेगुलेशन उत्पन्न होता है? निम्न में से कौन सा वोल्टेज रेगुलेशन उत्पन्न होता है? तो 2% पर। ठीक है, आपका 35 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ओवरहेड लाइन में चालकों के बीच अचालक होता है, क्या होता है? शुष्क हवा। शुष्क हवा का काम करता है क्या? अचालक, ओवरहेड लाइन के बीच में। 36 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि डाइइलेक्ट्रिक के कारण जो हानि उत्पन्न होती है उसको हम डी इलेक्ट्रिक लॉस कहते हैं। कोरोना के कारण जो उत्पन्न आपकी हानि होती है उसको हम कोरोना लॉस कहते हैं। ठीक है, 37 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि करंट तथा रेजिस्टेंस के कारण उत्पन्न लॉस को हम क्या कहते हैं? कॉपर लॉस कहते हैं। अगर आपका जो भी लॉस उत्पन्न होता है करंट और रेजिस्टेंस के कारण तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉपर लॉस कहते हैं। 38 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ट्रांसमिशन सिस्टम में प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होने वाली हानि को या कॉस्ट व्यय होता है उसको हम क्या कहते हैं? रनिंग कॉस्ट कहते हैं। ठीक, 39 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में 230 और आपके 400 वोल्ट के लिए यूज करते हैं हम कौन से? सेकल टाइप इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। ACSR का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। ठीक है, ACSR का फुल फॉर्म आप सभी लोग बताएंगे। ABC केबल क्या होती है? ABC केबल क्या होती है? एरिया वंस्ड कंडक्टर केबल। इसका यूज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में वहाँ करते हैं जहाँ पर आबादी या इमारतें ज़्यादा होती हैं। जहाँ पर इमारतें या आबादी आपकी ज़्यादा होती है वहाँ पर हम एरिया केबल का यूज करते हैं। 42 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि कंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं? कंडक्टर आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है सॉलिड कंडक्टर और एक आपका होता है स्टैंडर्ड कंडक्टर। जो आपका सॉलिड तार होता है, सॉलिड तार जो आपका होता है उसमें आपका एक ठोस तार होता है। ठीक, अलग अलग टुकड़े नहीं लगे होते हैं। और जो आपका स्टैंडर्ड केबल होता, स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है, स्टैंडर्ड तार होता है, इसमें आपके तार के कई भागों को मिलाकर आपका स्टैंडर्ड कंडक्टर बनाया जाता है। ठीक है, 43 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि AC टाइप वुड पोल की लंबाई कितनी होती है? 12.75 मीटर, 12.75 12.75 मीटर आपकी इसकी होती है। H टाइप वुड पोल की लंबाई कितनी होती है? 13.65। ठीक, 13.65 मीटर। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी सभी चीज़ों को डिटेल में लिखा गया है। देखिए आपका यहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ टावर, टावर की ऊंचाई और टावर का आधार। तीनों चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया गया है कि टावर की आपके टाइप ऑफ टावर, टावर की ऊंचाई और टावर का जो आधार नीचे का भाग होता है वो कितना होता है। ठीक है, सभी इसका स्क्रीनशॉट ले ले एक बार जल्दी से। जो आपके A टाइप के टावर होते हैं इनकी ऊंचाई होती है 29.12 मीटर
29.12 मीटर, और इनका जो आधार होता है वो होता है 9.5 इंटू 9.5 मीटर। बी टाइप के आपके जो टावर होते हैं इनकी ऊंचाई होती है 29.28 मीटर, और इनका आधार होता है 11.7 इंटू 11.60 मीटर। ठीक। सी टाइप के जो आपके टावर होते हैं इनकी ऊंचाई होती है 30.08 मीटर, और इनका जो आधार होता है वो होता है आपका 15x15 मीटर का। ठीक है। देखिए आप लोग अपनी गैलरी में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग नाम से फोल्डर बना लें, उन्हीं सब में आप अपने स्क्रीनशॉट जो कि है सेव करते जाया करें, पेपर के टाइम ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। ट्वेलर स्टील पोल की ऊंचाई कितनी होती है? 9 मीटर से 8.5 मतलब 8.5 मीटर। 47 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 6.6 kV यह व्यक्तिगत बिजली घरों की जनन वोल्टता है। यह व्यक्तिगत बिजली घरों की आपकी जनन वोल्टता है जिससे कारखाने, मिले, औद्योगिक आदि में पहुंचाया जाता है। 11 kV क्या होता है? 11 kV वोल्टेज होता है। यह भारत में सभी राजकीय विद्युत परिषदों के अंतर्गत विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पुराने बिजली घरों की जननी होती है। ठीक। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखिए 49 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि 33 kV 33 kV, या हम आपको क्या बताया था कि आपकी kV को हटाएंगे और 3 जीरो लगाएंगे, वो वोल्ट में आपका चेंज हो जाएगा। kV को हटा दिया, 3 जीरो लगा दिया, वोल्ट में आपका चेंज हो गया 33,000 वोल्ट। यह रूस, अमेरिका, जर्मनी, जापान आदि प्रगतिशील देशों में प्रतिष्ठापित बिजली घरों की जननी होती है, लेकिन भारत में अभी ये नहीं है उपलब्ध। ठीक है। 50वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि kV को वोल्ट में चेंज कैसे करते हैं। देखिए अगर आपका 66 वोल्ट लिखा है तो 3 जीरो इसमें से हटा दीजिए और आप kV लगा दीजिए। अगर आपका यहाँ पर 66 kV को वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आप इसमें से kV हटा दीजिए, 3 जीरो लगा दीजिए। सीधा सा आपका साधारण सा उपाय है। ठीक है। तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या करा है, 100 MCQ टाइप क्वेश्चन का रिवीजन किया है, और साथ ही आपके फर्स्ट लेसन को जो कि है पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। और देखिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप सारे जो जितने भी आपको MCQ टाइप क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, रिवीजन चल रहा है आपका, आप ब्रह्मास्त्र सीरीज जो कि है ज़रूर से पढ़ें। आप लोगों के लिए ही फ़ायदा है अगर आप लोग देखते हैं। ठीक। और अपने दोस्तों को भी आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और देखिए अपने दोस्तों को भी आप लोग मदद करें, ज़्यादा आपके जो टेलीग्राम पर नोट्स डाले गए हैं उनको भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, या फिर आप उसकी लिंक शेयर कर दें। तो आप अपने दोस्तों की भी हेल्प करें ताकि वो लोग भी आसानी से पास हो सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी लोग ईमानदारी से लाइक कर दें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दें। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्रह्मास्त्र सीरीज का पार्ट 2, और वीडियो लेक्चर आपका होगा सेकंड। और अगले वीडियो लेक्चर में हम करेंगे आपका लेसन सेकंड और लेसन थर्ड। इन दोनों लेसन को कंप्लीट करेंगे और आपके साथ ही 100 MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। केवल 3 वीडियो लेक्चर में आपकी TDP कंप्लीट करा दी जाएगी, केवल 3 वीडियो लेक्चर में। अगर एक वीडियो लेक्चर 1 घंटा का भी होता है तो 3 घंटे देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है। तो वीडियो को ईमानदारी से लाइक कर दें सभी लोग और शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।